और आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं? कहानी सुनने से पहले हम कुछ बात करने वाले हैं। आप लोगों ने स्नो वाइट की कहानी सुनी है ना? स्नो वाइट जिसकी क्रूअल मॉम उसे एक पॉइजन्ड एप्पल खिलाकर बेहोश कर देती है और फिर एक प्रिंस आकर उसे नींद से जगाता है। आपने अलादीन की कहानी भी सुनी होगी जिसमें उसका एक एनिमी होता है जिसका नाम था जफार, जो अलादीन को अपने साथ एक मैजिकल लैंप लेने के लिए लेकर जाता है, पर उसे वहीं गुफा में छोड़ आता है। और उसके बाद जब अलादीन अपने आप गुफा से बाहर आ जाता है तो जफार धोखे से उसका वो मैजिकल लैंप चुरा लेता है। आपने क्रूएला डेविल की कहानी सुनी है? क्रूएला डेविल एक ऐसी इविल लेडी थी जो बहुत सारे पपीज को चोरी करके उनकी स्किन से अलग अलग तरह के कोट बनाती थी। कितनी बैड लेडी थी। और मेलिफिसेंट। और आपने ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुनी है जिसमें एक बीस्ट था? बीस्ट नहीं था, एक्चुअली वो एक प्रिंस था जिसे एक लेडी ने कर्स करके बीस्ट बना दिया था। और फिर बहुत समय के बाद जब एक बहुत क्यूट सी लड़की बेल उसके पास आती है और उसका नेचर चेंज करती है, तब वो वापस बीस्ट से प्रिंस बन जाता है। तो आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी में ये सभी कहानियों के कैरेक्टर्स हैं और इन सभी स्टोरीज के इन सभी कैरेक्टर्स को मिक्स करके डिज्नी चैनल ने बनाई है अपनी एक ओरिजिनल मूवी जिसका नाम है डिसेंडेंट्स। यस, और आज हम सुनेंगे डिसेंडेंट्स कहानी। डिसेंडेंट्स का मतलब पता है बच्चों आपको? मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझाती हूँ कि डिसेंडेंट्स का मतलब होता है फैमिली को आगे बढ़ाने वाले। जैसे आपके पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के डिसेंडेंट्स हैं और आप लोग अपने पेरेंट्स के डिसेंडेंट्स हैं। तो अब इस डिसेंडेंट की कहानी में क्या होता है? ये कहानी शुरू होती है तब से जब ब्यूटी एंड द बीस्ट इनकी शादी हो जाती है और उसके कुछ टाइम के बाद बीस्ट को ऐसा लगता है कि उसे अपने आसपास के सारे किंगडम्स को एक साथ मिलाकर एक बड़ा किंगडम बनाना चाहिए और फिर सारी इविल पावर्स को एक जगह पर बंद कर देना चाहिए। तो बीस्ट अपने आसपास के सभी किंगडम्स से बात करके एक बहुत बड़ा किंगडम बनाता है जिसका नाम होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑरेडॉन। और इस किंगडम में वो सभी अच्छे अच्छे गुड कैरेक्टर्स जो हैं वो उसके साथ मिल जाते हैं और वो सभी लोग अपनी पावर्स को कंबाइन करके अपनी उस सुपर पावर से जितने भी इविल पीपल होते हैं उन सभी को एक छोटे आइलैंड पर बंद कर देते हैं जिसका नाम होता है आयल ऑफ द लॉस्ट। और उस आयल ऑफ द लॉस्ट में सारे इविल कैरेक्टर्स को वो लोग अपनी मैजिकल पावर से लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते। और तो और वो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज भी नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने अपनी मैजिकल पावर्स से एक बहुत बहुत बड़ा क्लाउड बना दिया जिसकी वजह से उनकी सारी मैजिकल पावर्स उसी क्लाउड के नीचे ब्लॉक हो गई और जिसकी वजह से वो अपनी किसी भी मैजिकल पावर्स को यूज नहीं कर पा रहे थे।
और इसीलिए वो सब के सब वहां बंद हो गए थे, जिसकी वजह से सारी जगह पर बिल्कुल शांति और पीस हो गया था। क्योंकि जब सारी इविल पावर्स एक जगह पर बंद हो गई तो कोई भी कहीं पर भी परेशान नहीं हुआ और सब बहुत ही आराम से रह रहे थे। अब ब्यूटी और बीस्ट का जो बेटा था वो जब 16 इयर्स का हुआ तो ट्रेडिशन के हिसाब से उसको किंग बनाना था। और जब भी किसी प्रिंस को किंग बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जाता है, बहुत बड़ा फंक्शन किया जाता है। जैसे आपने सिंड्रेला की कहानी में सुना था कि जब प्रिंस बाहर से वापस आया था तो उसको किंग बनाने के लिए राजा ने कितना बड़ा प्रोग्राम किया था और उसमें उन्होंने अपने किंगडम के सारे लोगों को बुलाया था। तो इसी तरह से प्रिंस बेन को किंग बनाने के लिए भी ऐसे ही प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। और तभी वहां पर उसके मम्मी पापा यानी कि ब्यूटी एंड द बीस्ट आते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा बेटा 16 इयर्स का हो गया है और कल वो किंग बन जाएगा। कितना मजा आएगा जब एक नया किंग बनेगा और वो नए नए ट्रेडिशंस को शुरुआत करेगा और एक बार फिर से सभी लोग अच्छे से रहेंगे। और प्रिंस बेन ने तब कहा कि मॉम डैड, मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करना चाहता हूं। मैंने सोचा है कि जब मैं कल किंग बनूंगा तो जैसा कि आपने कहा कि हमें एक नई ट्रेडिशन की कुछ अच्छी चीज की शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों नहीं हम अपने बैरियर को खोलें और सामने जो आइल ऑफ द लॉस्ट है वहां पर जो ईविल लोग रहते हैं उनके बच्चों को हम यहाँ अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए बुलाएं। ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके बच्चों की तो इसमें कोई गलती नहीं है। उसकी ये बात सुनकर उसके पापा कुछ सोचने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोबारा से उस बैरियर को खोलने से वो ईविल पावर्स बाहर ना आ जाएं और उनके बाहर आने से कहीं फिर दोबारा से सब जगह वही ईविल चीजें, वही गड़बड़ और वही लोगों को परेशानी ना होने लग जाए। तो वो इस बात के बारे में सोचने लग जाते हैं कि क्या प्रिंस बेन की ये बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। तो प्रिंस बेन उन्हें समझाते हैं कि मॉम डैड, आप बताइए कि गलत काम तो उनके वहां जो बच्चे रहते हैं उनके मम्मी पापा ने किए हैं, तो उसकी सजा हम उनके बच्चों को क्यों दें? हमें तो नहीं पता कि वो इविल है या नहीं, हो सकता है कि वो लोग बहुत अच्छे हों। जब तक हम उन्हें एक चांस नहीं देंगे, एक मौका नहीं देंगे, तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? आप लोगों ने अपने समय में जो एक्सपीरियंस किए थे उसके हिसाब से आपने काम किया था। अब मैं एक बार ये चीज ट्राई करना चाहता हूँ। तो प्रिंस बेन की मॉम कहती हैं कि प्रिंस बेन ठीक कह रहे हैं, हमें कम से कम एक बार उन लोगों को मौका देना चाहिए ताकि हमें भी ये पता चल सके कि अगर वो बदल चुके हैं तो हो सकता है कि एक नए दौर की शुरुआत हो जाए और फिर से सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। और वैसे भी एक दूसरे से तो ये लोग कई नई नई तरह की चीजें भी सीख सकते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें एक बार उन्हें चांस देना चाहिए। लेकिन किंग बीस्ट, जिनका नाम किंग एडम भी था, वो फिर भी सोच में पड़े हुए थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से याद था कि किस तरह इविल क्वीन ने पॉइजनस एप्पल देकर स्नो वाइट को बेहोश किया था, किस तरह मेलिफिसेंट ने श्राप देकर ऑरोरा को सुला दिया था। तो ये सब बातें सोचते सोचते उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनका ये फैसला ठीक ना हो। तो प्रिंस बेन ने उन्हें बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने ये सोचा है कि अभी हम सिर्फ वहां से 4 बच्चों को बुलाएंगे और हम उन्हें यहाँ अपने कॉलेज में पढ़ने का मौका देंगे और अगर वो लोग यहाँ ठीक तरह से रहेंगे तो ही हम वहां का बैरियर खोलेंगे, वरना हम उसे बंद ही रखेंगे। और वो जो 4 बच्चे मैंने सोचे हैं उनमें से एक है मेलिफिसेंट की बेटी मेल, दूसरी है इविल क्वीन की बेटी ईवी,
तीसरा है जफार का बेटा जे, और चौथा है क्रुएला डी विल का बेटा कार्लोस। अब वो चारों बच्चे, यानी कि मेलेफिसेंट की बेटी मेल, उसे वॉल पेंटिंग का बड़ा शौक था। अब क्योंकि वो लोग पढ़ने लिखने नहीं जाते थे तो उनके पास पूरा दिन होता था कुछ भी मस्ती करने के लिए। तो जो मेल थी वो पूरा दिन इधर उधर पूरी सिटी की, पूरी आयल ऑफ द लॉस्ट की दीवारों पर स्प्रे पेंटिंग करती रहती थी और अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। और उसमें बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स थी। वो अपने चारों ग्रुप के फ्रेंड्स की लीडर थी। जो जफार का बेटा जे था, उसे फाइटिंग का बहुत शौक था, तो इसलिए उसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो ये सब चीजें बहुत आती थी और वो बहुत अच्छी फाइट करता था, जिसका वो सही यूज ना करके गलत यूज करता था और इधर उधर से चीजें चुराकर अपने पापा को लाकर देता था, क्योंकि उसके पापा कुछ काम नहीं करते थे, बस सारा दिन घर पर बैठे रहते थे। इसलिए जे को ये गलत आदत पड़ गई थी कि वो चोरी करता था। अब जो ईविल क्वीन की बेटी थी ईवी, उसे तो मेकअप का बड़ा शौक था। सारा दिन वो मेकअप के नए नए आइडियाज, नई नई ड्रेसेस डिजाइन करना, नई नई ज्वेलरी लेना, इन सब चीजों का उसे बहुत शौक था। अब क्योंकि वो भी पढ़ने लिखने नहीं जाती थी तो इसलिए वो भी अपना पूरा दिन इस तरीके से बिताती थी। पर वो बहुत ही समझदार थी। वो बहुत सोच समझकर फैसले लेती थी और हमेशा ये चाहती थी कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। अब बचा क्रुएला डी विल का बेटा कार्लोस। कार्लोस भी नेचर से बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी मम्मी सारा दिन उससे खूब काम करवाती थी और उसे डांस करने का बहुत शौक था। अब वो भी क्योंकि सारा दिन अपनी मम्मी का काम करते करते थक जाता था, तो जब वो बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलने आता था तो वो खूब मस्ती, खूब नाचना, खूब खेलना, इधर उधर दूसरों को परेशान करना, इन सब चीजों में बहुत उन्हें मजा आता था। क्योंकि वो ईविल थे इसलिए उनके अंदर थोड़े थोड़े ईविल फीचर्स भी थे और वो सारा दिन दूसरों को परेशान करना, नाचना, घूमना फिरना, इधर उधर सबको परेशान करना, बस यही काम करते रहते थे। तो एक दिन जब वो चारों अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और खूब मजा कर रहे थे, तभी वहां पर मेलिफिसेंट की मॉम मेलिफिसेंट आती हैं और वो देखती हैं कि वो चारों बस सारा दिन मस्ती ही करते रहते हैं। तो वो उन्हें बोलती हैं, रुको तुम लोग, इधर आओ मेरे पास। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक खबर है। तुम्हें पता है कि तुम चारों को कहीं से एक इनविटेशन आया है। तो चारों सोचते हैं, अरे हमें कौन इनवाइट करेगा, हम तो इस आयल ऑफ द लॉस्ट से बाहर ही नहीं जा सकते। तो वो उन्हें बताती हैं कि तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑर्डन से इनविटेशन आया है, वहां उन लोगों ने तुम चारों को बुलाया है इसलिए कि तुम चारों वहां जाओ और पढ़ाई करो वहां रहकर। तो वो चारों हैरान हो जाते हैं, क्या स्कूल, कॉलेज, छी ये क्या है, हमें वहां रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम वहां नहीं जाना चाहते। प्लीज मॉम, आप हमें ऐसी जगह मत भेजिए। हमें बिल्कुल शौक नहीं है पढ़ाई लिखाई का। हम यहाँ अपनी कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सारा दिन हम मस्ती करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, हमें नहीं जाना किसी भी कॉलेज वॉलेज में। अब कार्लोस तो सोचने लगा कि अगर मैं वहां जाता हूं तो मुझे कम से कम ये फायदा तो हो जाएगा कि मुझे अपनी मॉम के काम नहीं करने पड़ेंगे। और जे तो ये सोचकर खुश होने लगा कि अब उसे वहां पर भी खूब सारी चीजें चोरी करने के लिए मिलेंगी, क्योंकि उसका इविल नेचर था और उन्हें किसी ने अच्छी बातें नहीं सिखाई थी, इसलिए उनके दिमाग में सिर्फ गलत चीजें थी और इसीलिए वो गलत गलत ही सोच रहे थे। अब मेल तो फिर अपनी माँ से झगड़ने लगी। उसने मेलिफिसेंट से कहा, नहीं मॉम प्लीज आप हमारी बात सुनिए, हम वहां नहीं जाना चाहते। आप क्यों हमें वहां जबरदस्ती भेजना चाहती हैं? आपको अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ आपके साथ रहें?
हम यहाँ कितने खुश हैं। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें वहां मत भेजिए। आपको जो भी करवाना है आप हमें यही करवा लीजिए। प्लीज आप हमें वहां मत भेजिए। वो बार बार यही बात कहती रहती हैं। सभी मिलकर, चारों मिलकर मेलिफिसेंट से यही बात कहने लगते हैं। तो मेलिफिसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, चुप रहो तुम चारों, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, हर बात तुम्हें समझानी पड़ती है। अब तुम चारों अपना ये गेम और ये खेलना कूदना सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, अंदर आओ। और वो उन तीनों को भी कहती हैं कि तुम भी अपने अपने मम्मी पापा को बुला कर लाओ मेरे पास, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तो फिर वो चारों मेलिफिसेंट के पीछे पीछे जाते हैं और जे, कार्लोस और ईवी भी अपनी 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 मॉम डैड को, जिनके साथ वो रहते थे, उन्हें बुला कर ले आते हैं। अब मेलिफिसेंट के घर में जब वो सब इकट्ठे होते हैं तो मेलिफिसेंट उन्हें बताती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। हाँ, अभी तो हम सब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने तुम चारों को बुलाया है। एक बार तुम चारों जब वहां चले जाओगे तब तुम वहां से फेरी गॉड मदर की मैजिक वॉन्ड को चुराओगे और उसे यहाँ लेकर आओगे और फिर उस मैजिक वॉन्ड से हम इस मैजिकल क्लाउड के बैरियर को हटा देंगे और हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे और हम फिर से एक बार बुराई को फैलाएंगे, अपनी इविल पावर्स को यूज करेंगे और सबको परेशान करेंगे। उसकी ये बात सुनकर जो इविल क्वीन होती हैं वो ये कहती हैं, अरे मैलिफिसेंट, तुम क्यों इन बच्चों को परेशान कर रही हो? देखो ना, ये लोग यहाँ कितने खुश रहते हैं, तुम क्यों इन्हें वहां भेजना चाहती हो? हमारे काम के लिए इन्हें क्यों परेशान करना? उसके लिए हम कुछ और रास्ता निकाल लेंगे ना। मैं अपनी बेटी ईवी को इतनी दूर नहीं भेज सकती, वो भी अकेले। पता नहीं वो लोग किस लिए इन्हें बुला रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई ट्रैप बिछाया हो इन्हें फंसाने के लिए। जो क्रूएला डिविल होती है कार्लोस की मॉम, उनका भी यही विचार होता है। वो कहती हैं, अरे नहीं, मैं कार्लोस को नहीं भेजना चाहती। तुम्हें पता है, अगर कार्लोस चला जाएगा तो मेरे काम कौन करेगा? मैं तो कितनी अकेली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे कार्लोस को बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। ये मेरा कितना प्यारा बेटा है, मेरा कितना सारा काम करता है। अब ये चला जाएगा तो मैं अपने काम कैसे करूंगी? और जो जफार होता है वो तो ये बात सुनते ही परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर जे चला जाएगा तो फिर मेरे लिए इतनी सारी चीजें कौन चुरा कर लाएगा। तो वो भी मेलिफिसेंट से कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं भेज सकता अपने बेटे जे को वहां पर। अगर ये चला जाएगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? तुम्हें पता नहीं है ये मेरी कितनी मदद करता है। मैं नहीं भेज सकता अपने बेटे जे को। अब वो सच बात तो नहीं बताना चाहता था, पर किसी तरह से वो जे को जाने से रोकना चाहता था। अब उन सब की ये बातें सुनकर मेलिफिसेंट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें जोर से डांटती है और कहती है, तुम लोगों को तो कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं कब से इंतजार कर रही थी किसी एक मौके का कि हमें कुछ मौका मिले तो हम यहाँ से बाहर निकलें और इस बैरियर को तोड़कर हम फिर से आजाद हों। तुम्हें पता है कि हम पिछले 20 साल से यहाँ पर बंद हैं और हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाए हैं। जब तक हमें हमारी मैजिकल पावर्स वापस नहीं मिलेंगी तब तक हम एक अच्छी जिंदगी कैसे जिएंगे? और फिर वो क्वीन, इविल क्वीन को समझाती है कि समझो, इस बात को समझो कि एक बार अगर ये मैजिकल बैरियर हट जाएगा तो हम सब लोग आजाद हो जाएंगे और फिर हम अपनी मैजिकल पावर्स को यूज कर सकेंगे और फिर जैसे हम पहले अपनी मनमर्जी से जिंदगी जीते थे वैसे ही हम दोबारा अपनी लाइफ जी सकेंगे। इसलिए तुम एक काम करो,
तुम अपना जो मैजिकल मिरर है जिससे तुम सवाल पूछती हो और वो तुम्हें बिल्कुल सच जवाब देता है, वो तुम अपनी बेटी ईवी को दे दो, क्योंकि ये मैजिकल मिरर ईवी की हेल्प करेगा। पता है किस चीज में? मैजिकल वॉन्ड को ढूंढने में। और हो सकता है कि ढूंढते ढूंढते उसे मेरा सेप्टर भी मिल जाए, तुम्हारा पॉइजनस एप्पल भी मिल जाए, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो वहां के म्यूजियम में बंद हैं वो मिल जाएंगी हमें वापस, और उसके बाद हम फिर से हो जाएंगे खुश। तो ईविल क्वीन अपना मैजिकल मिरर ईवी को दे देती है और ईवी उसे अपने पास रख लेती है। उसके बाद मेलिफिसेंट अपनी फ्रिज में छुपाई हुई एक स्पेल बुक को निकालती है और उसे मैल को देती है और उससे कहती है, मैल, ये है मेरी स्पेल बुक जो मैं तुम्हें आज दे रही हूँ, इसलिए कि तुम वहां जाकर इस स्पेल बुक को यूज करके दूसरे लोगों पर जादू कर सकोगी और उनसे अपनी मर्जी का काम करवा सकोगी। तो तुम इसे अपने पास रखो और जब तुम्हें जरूरत हो इस स्पेल बुक को यूज करना, और मैंने तुम्हें जो काम बताया है उसे पूरा करके आना। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। मुझे पता है कि तुम मेरा कहना मानोगी और वहां जाकर मैजिक वॉन्ड को ढूंढकर उसे चोरी करके यहाँ लेकर आओगी और हम सबको यहाँ से आजाद करोगी। अपनी मॉम की बातें सुनकर मैल कुछ सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि जो उसकी मॉम करने को कह रही हैं क्या वो सही है या गलत है, उसे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अब कॉलेज तो जाना ही है। तो अगले दिन उन लोगों को लेने के लिए वहां पर कॉलेज से ऑरोडॉन से एक बहुत बड़ी कार आती है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जो वहां के लोगों ने कभी पहले नहीं देखी थी। उस कार को देखते ही सब लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और उसे ध्यान से देखने लगते हैं। तब उस कार में से एक गार्ड निकलता है और वो उन चारों को कहता है कि आप लोग जल्दी से कार में बैठ जाइए और फिर हम ऑरोडॉन की तरफ चलेंगे। अब वो चारों के चारों अपना सामान लेकर कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो कार के अंदर बैठते हैं वो देखते हैं कि वहां पर तो इतनी सारी तरह की चॉकलेट्स, कैंडीज, च्युइंगम्स, लॉलीपॉप्स और पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है। उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ में इतनी चीजें नहीं देखी थी, क्योंकि आयल ऑफ द लॉस्ट में कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं होती थी। तो उन्हें देखकर इतनी क्यूरियोसिटी हुई और इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जल्दी जल्दी उठाकर उसे खाना शुरू कर दिया। खास करके कार्लोस और जे, उन दोनों ने तो अपना मुंह ही भर लिया। कभी बिस्किट, कभी चॉकलेट, कभी च्युइंगम, कभी कुछ। लेकिन मैल ने कुछ नहीं खाया क्योंकि वो अभी तक कंफ्यूजन में थी। तभी उसने वहां पड़ा हुआ एक रिमोट उठाया और वो उसे उसके बटन दबाकर देखने लगी। अचानक उससे एक बटन दबा जिससे कि कार का एक शीशा खुल गया और जिससे उन्होंने आगे देखा तो वो एकदम से हैरान परेशान हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ट्रैप में फंसाया गया है और अब उनकी गाड़ी पानी में गिरने वाली है। तो वो लोग जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां पर तो मैजिक से एक मैजिकल रोड बनती जा रही थी जो आयल ऑफ द लॉस्ट से होकर सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑरोडॉन तक जा रही थी। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें ये पता चला कि उनकी कार तो एक मैजिकल रोड पर चल रही है। हाँ, और वो मैजिकल रोड बिल्कुल गोल्ड की तरह चमक रही थी और उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि वो मैजिकल रोड उनके आयल ऑफ द लॉस्ट से शुरू होकर यहाँ आ रही थी, जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखी थी। उन्हें ये सब कुछ इतना अजीब लग रहा था क्योंकि उन्होंने पहली बार मैजिक देखा था। वैसे तो वो इविल लोगों के बच्चे थे, पर क्योंकि वहां उनका मैजिक काम नहीं करता था तो उन्होंने कभी भी मैजिक देखा नहीं था। अब उनकी कार पानी के ऊपर मैजिकल रोड की हेल्प से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑरोडॉन की तरफ जा रही थी। उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक सपना देख रहे हैं। और फाइनली वो कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए ऑरोडॉन प्रेप में, यानी कि वो कॉलेज जहां पर उन्हें रहना था और पढ़ाई करनी थी।
तो उन लोगों के वेलकम के लिए वहां पर पूरी तैयारी की हुई थी। वहां पर बहुत सारे बच्चे उनके वेलकम के लिए खड़े हुए थे, उन्हें वेव कर रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे, क्योंकि वो सब बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि पहली बार आइल ऑफ द लॉस्ट से कोई बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो सभी को बहुत क्यूरोसिटी हो रही थी कि वो बच्चे कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे, कैसा बिहेव करते होंगे। उनके वेलकम के लिए प्रिंस बेन खुद वहां पर मौजूद थे, जिनके साथ थी फेरी गॉड मदर। वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी उन चारों बच्चों को देखने का। अब वो चारों बच्चे जब कार से उतरे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी साफ, इतनी सुंदर जगह तो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फेरी गॉडमदर ने उन सभी का वेलकम किया और उन्हें कहा कि ऑरोडॉन में आपका स्वागत है और अब आप लोग यहाँ रहेंगे और यहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। आपको जो नया मौका मिला है उसका अब पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। तो हम सब मिलकर काम करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। तो मैल ने उनसे पूछा, अरे आप तो वही फेरी गॉडमदर है ना जिन्होंने सिंड्रेला की हेल्प की थी? मुझे तो आज भी सोचकर हैरानी होती है कि आपने कैसे अपने मैजिक से उसे इतना सुंदर बना दिया था। तो फेरी गॉडमदर कहती हैं, हाँ हाँ, मैं वही फेरी गॉडमदर हूँ जिसने सिंड्रेला की हेल्प की थी, पर वो बातें अब पुरानी हो गई हैं। हम उनके बारे में अब बात नहीं करेंगे। अब तो हम फ्यूचर की बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। तो इसलिए आप प्रिंस बेन आप लोगों को कॉलेज के बारे में बताएंगे। तो आप लोग अपना अपना सामान ले लीजिए और आ जाइए। तो प्रिंस बेन भी उन सब का वेलकम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब हम एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। हम सब यहाँ मिलकर रहेंगे, आप लोग पढ़ाई करिएगा और आप लोग बताइएगा कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है। तो फेरी गॉडमदर उन सबको कहती हैं कि अब आप अंदर आ जाइए। तभी वहां पर ऑरोरा की बेटी, जो हमने मेलेफिसेंट की स्टोरी सुनी थी उसमें ऑरोरा थी ना, तो ऑरोरा की बेटी ऑड्री आती है और वो भी उन्हें बताती है कि वो प्रिंस बेन के साथ यहीं रहती है और उसे अच्छा लगा कि वो लोग यहाँ पर आए हैं। और फिर वो उन्हें कहती है कि चलिए अब हम आपको अपना कॉलेज दिखाते हैं। अंदर जाकर बेन उन्हें अपने एक फ्रेंड से मिलाते हैं जिसका नाम होता है डो, और वो उन्हें बताते हैं कि डो आपको आपके क्लास के बारे में, आपके रूम्स के बारे में और आपके टाइम टेबल के बारे में और जो भी आपको पूछना हो उसके बारे में बताएंगे। तो जब वो अपना रूम देखते हैं वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रूम और इतना सुंदर कभी उन्होंने देखा ही नहीं था अपनी पूरी लाइफ में। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो एक बहुत अच्छी जगह पर आए हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि अच्छा हुआ हम यहाँ आए। पहले तो मना कर रहे थे, बट अब जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कितनी सारी फैसिलिटीज हैं। और कार्लोस और जे के रूम में तो इतनी बड़ी स्क्रीन पर वीडियो गेम भी लगी हुई थी, जिसे पूरा दिन रात तक वो खेलते रहे, फिर भी उनका मन नहीं भरा। अब तभी मैल वहां उनके कमरे में आती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग शायद भूल रहे हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ काम दिया है जो हमें करना है। हमें उन्हें प्रूव करना है कि हम उनकी बात मानकर उनके जैसे बन सकते हैं। हमें ईविल बनना है, इसलिए ये सब गेम वेम छोड़ो और ये सोचो कि हम मैजिक वॉन्ड कैसे ले सकते हैं। और फिर मैल ईवी से कहती है कि ईवी, तुम अपना मैजिकल मिरर निकालो और कोशिश करो कि क्या वो यहाँ काम करेगा। तो ईवी अपना मैजिकल मिरर निकालती है और उससे पूछती है, मैजिकल मिरर प्लीज शो मी द मैजिक वॉन्ड। और तभी उसे मैजिकल मिरर में मैजिक वॉन्ड दिखती है। तो वो बोलते हैं, अरे अरे ये तो दिख गई। अब वो मैजिकल मिरर से पूछती है कि ये कहाँ पर है। तो मिरर दिखाता है कि वो वहां के म्यूजियम ऑफ कल्चरल हिस्ट्री में है, यानी कि वहां जो म्यूजियम था उसके अंदर वो मैजिक वॉन्ड एक जगह पर रखी हुई है। तो अब वो सोचते हैं, अब वो जल्दी से चले जाते हैं दौड़कर म्यूजियम में चोरी करने के लिए, लेकिन वहां तो गार्ड बैठा होता है। अब क्या करेंगे, गार्ड को कैसे हटाएंगे वहां से, क्योंकि जब तक गार्ड रहेगा तब तक तो वो अंदर नहीं जा सकते। तो मैल अपनी मॉम की दी हुई स्पेल बुक निकालती है और उसमें से देखकर एक स्पेल को पढ़ती है ताकि वो गार्ड वहां से
हटकर सो जाए। तो वहां जैसे ही वो स्पेल को बोलती है, वो गार्ड वहां पर रखे हुए स्पिंडल व्हील की नीडल को टच करता है और वहीं पर सो जाता है। अब क्योंकि गार्ड सो गया तो वो आराम से म्यूजियम के अंदर घुस जाते हैं और फटाफट मैजिक वैंड को ढूंढने लगते हैं। जल्दी जल्दी दौड़कर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से वो मैजिक वॉन्ड लेनी होती है और वहां से निकलना होता है। तो फाइनली उन्हें वो मैजिक वॉन्ड दिख जाती है। लेकिन उसको लेने के लिए मैल सोचने लगती है कि अगर इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ज़रूर इसके आसपास कुछ सिक्योरिटी होगी। इसलिए वो सबको मना करती है कि हमें पहले सोचना चाहिए, उसके बाद हमें इसे लेने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो जे था, क्योंकि वो अपने आइल ऑफ द लॉस्ट में इतनी सारी चीज़ें चुरा चुका था कि उसे पूरा पूरा विश्वास था कि वो इस मैजिक वॉन्ड को भी बहुत आसानी से चुरा लेगा, और इसलिए वो उसे उठाने के लिए रेलिंग के नीचे से अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, वहाँ पर लगा हुआ सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और सोया हुआ गार्ड उठ जाता है और वो जल्दी से दौड़कर ऊपर की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि किसने मैजिक वॉन्ड को छेड़ा है। अब क्योंकि सिक्योरिटी अलार्म बज गया तो उन चारों को वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि अगर ये पता चल जाता कि पहले ही दिन उन लोगों ने चोरी करने की कोशिश की है तो उन्हें अगले दिन ही वापस भेज दिया जाता। पर वो तो बिना मैजिक वॉन्ड लिए वहाँ से नहीं जा सकते थे, इसलिए वो चारों के चारों भागकर वापस अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फेरी गॉड मदर उनकी क्लास लेती हैं, यानी कि उन्हें पढ़ाना शुरू करती हैं। उन्होंने उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछकर ये जानने की कोशिश की कि उनका नेचर कैसा है। अब उन बच्चों को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे थे ठीक जवाब देने की, क्योंकि वो तो नेचर से ईविल थे और उनके दिमाग में हमेशा गलत बातें ही रहती थी। और उधर मैल वहाँ बैठे बैठे यही सोच रही थी कि मैजिक वॉन्ड को किस तरीके से चुराया जाए। तभी अचानक वहाँ पर फेरी गॉड मदर की बेटी आती है जिसका नाम होता है जेन, और फेरी गॉड मदर उसे उन सब से मिलवाती है। उन चारों बच्चों को देखकर जेन तो डर जाती है, क्योंकि जेन नेचर से थोड़ी शाय होती है। तभी मैल को एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि अब यही लड़की मुझे मैजिक वॉन्ड तक पहुंचाएगी। और तब मैल उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर उससे फ्रेंडली बिहेवियर करती है और ऐसा शो करती है जैसे कि वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। अब मैल को देखकर जेन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मैल उसे रोकती है और उसे समझाती है कि जेन देखो, तुम मुझसे घबराओ मत, मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। अब क्योंकि हम यहाँ आए हैं और हमें यहाँ रहना है तो हमें फ्रेंड्स तो बनाने ही पड़ेंगे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारी मॉम तो फेरी गॉड मदर हैं जिन्होंने सिंड्रेला को इतना ब्यूटीफुल बनाया था, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि उन्होंने तुम्हें ब्यूटीफुल क्यों नहीं बनाया, तुम्हारे साथ कुछ चेंज क्यों नहीं किया। तो जेन उसकी ये बात सुनकर उससे बातें करने लगती है और वो उसे बताती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी अपनी माँ से बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा और ब्यूटीफुल बना दें, पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। वो कहती हैं नहीं, मैजिक वैजिक यहाँ कुछ यूज़ नहीं होगा, हम जैसे हैं हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए। और देखो तो तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। तो मैल उससे कहती है अच्छा, तुम्हें मेरे बाल अच्छे लगे, ठीक है, देखो अब मैं क्या करती हूँ। और वो अपनी मॉम की स्पेल बुक निकालती है और एक हेयर स्टाइल चेंजिंग स्पेल को रीड करती है, जिसकी वजह से जेन का हेयर स्टाइल एकदम से चेंज हो जाता है और वो इतनी खुश हो जाती है, अरे वाह, तुम्हें तो कितना अच्छा जादू आता है, तुमने मेरे बाल कितने अच्छे कर दिए, थैंक यू सो मच। तो मैल उसे समझाती है अरे ये तो सिर्फ एक स्पेल बुक है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम की मैजिक वॉन्ड होगी ना तो तुम उससे पता नहीं क्या क्या कर सकती हो। तो जेन उसकी बात सुनकर सोचती है
ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी मैजिक वॉन्ड लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो मेल से कहती है, ठीक है, जिस दिन मुझे मेरी मॉम की मैजिक वॉन्ड मिल जाएगी मैं सबसे पहले तुम्हारे ही पास आऊँगी। उसकी ये बात सुनकर मेल खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि जेन उस पर ट्रस्ट करने लगी है, और जैसे ही कभी उसे मैजिक वॉन्ड मिलेगी तो वो मेल को लाकर दे देगी। और उधर सिंड्रेला का बेटा चैड ईवी को ये बताता है कि प्रिंस बेन का जो कार्नेशन सेरेमनी है, जिसमें प्रिंस बेन को क्राउन पहनाया जाएगा, उस सेरेमनी में फेरी गॉडमदर अपनी मैजिक वॉन्ड को यूज़ करती हैं और उसी से प्रिंस को ब्लेसिंग्स देती हैं। उसकी ये बात सुनकर ईवी जल्दी से अपने रूम में जाती है और वो चारों बैठकर ये प्लानिंग करने लगते हैं कि कार्नेशन सेरेमनी में जब मैजिक वॉन्ड बाहर निकाली जाएगी और फेरी गॉडमदर के पास होगी तो उनसे वो मैजिक वॉन्ड कैसे छीननी है। और वो चारों ये डिसाइड करते हैं कि अगर उनमें से कोई प्रिंस बेन का बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो वो उसके साथ उस सेरेमनी में उसके बिल्कुल पास रह सकते हैं, जिससे उन्हें मैजिक वॉन्ड को छीनने में आसानी रहेगी। तो अगले दिन मेल प्रिंस बेन के साथ बातें करती है और उसे ये बताती है कि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है, जबकि असल में तो ऐसा नहीं था, वो तो सिर्फ मैजिक वॉन्ड के लिए झूठ बोल रही थी। तो प्रिंस बेन उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और उसकी सेरेमनी में उसे बिल्कुल अपने साथ अपने कार्ट में बिठा लेता है। अब कैसल के अंदर जब कार्नेशन सेरेमनी होने वाली होती है तो फेरी गॉडमदर क्राउन को लेकर आती हैं और प्रिंस बेन के सिर पर रखती हैं, और मेल वहाँ खड़े खड़े कुछ कंफ्यूज सी होती है। वो अभी भी ये सोच रही होती है कि क्या वो ठीक कर रही है, क्या उसकी मॉम ने उसे जो काम करने के लिए कहा है क्या वो ठीक है। अगर वो यहाँ से मैजिक वॉन्ड चुरा कर ले जाएंगे तो सब लोग उन्हें कितना बैड समझेंगे, जबकि वो तो यहाँ रहना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहती थी। इसलिए वो अभी भी कंफ्यूजन में थी। और उधर प्रिंस फेरी गॉडमदर तो मैजिक वॉन्ड को निकाल लेती हैं और प्रिंस बेन को ब्लेसिंग्स भी देने लगती हैं। वो जैसे ही प्रिंस बेन को अपनी मैजिक वॉन्ड से ब्लेसिंग देना शुरू करती हैं, तभी अचानक से कोई उनके हाथ से मैजिक वॉन्ड छीन लेता है और उसके मैजिक से आइल ऑफ द लॉस्ट का मैजिकल बैरियर टूट जाता है और वहाँ के इविल्स आज़ाद हो जाते हैं। और ये इस बारे में सबसे पहले पता चलता है मेलिफिसेंट को। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और देखती है और सबको बताती है, मज़ा आ गया, हम आज़ाद हो गए, देखा मैंने कहा था ना हमारे बच्चे ये काम कर सकते हैं। और उधर कैसल में जब वो देखते हैं कि ये काम किसने किया है तो उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो जेन है, फेरी गॉडमदर की बेटी। फेरी गॉडमदर उसे समझाती हैं, जेन तुम ये क्या कर रही हो, ये मैजिक वॉन्ड मुझे दे दो। लेकिन जेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो तो मैजिक वॉन्ड से बहुत ब्यूटीफुल बनना चाहती थी, पर उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे यूज़ कैसे करना है। इसलिए वो बस इधर उधर उसकी लाइट से स्पार्कल कर रही थी। अब उस वक्त कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेल उसके पास जाती है और पीछे से उसे पकड़कर उसके हाथ से वो मैजिक वॉन्ड छीन लेती है। अब जैसे ही मेल के हाथ में मैजिक वॉन्ड आती है तो सब लोग फिर से घबरा जाते हैं, क्योंकि वो तो मेलिफिसेंट की बेटी थी। तो प्रिंस बेन मेल से कहता है, अरे वाह मेल, थैंक यू सो मच, तुमने जेन के हाथ से वो मैजिक वॉन्ड ले ली, बहुत अच्छा काम किया। तो मेल कहती है, नहीं, ये कोई अच्छा काम नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम यहाँ सिर्फ इस मैजिक वॉन्ड के लिए ही आए थे। हम इसे यहाँ से चोरी करके ले जाने वाले हैं और इसकी वजह से हमारी मॉम और हमारे बाकी सब लोग आइल ऑफ द लॉस्ट से आज़ाद हो जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर प्रिंस बेन उसे कहता है, नहीं मेल, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ईविल नहीं हो, तुम नेचर से बहुत अच्छी हो। तुम अपने आप को कंफ्यूज मत करो मेल, तुम यहाँ
रहना चाहती हो मुझे अच्छी तरह पता है, तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हो मेल, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करो और ये मैजिक वॉन्ड वापस दे दो। उसकी ये बात सुनकर मेल को यकीन हो जाता है और उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कि वो असल में क्या चाहती है। अब वो ये डिसाइड करती है कि वो मैजिक वॉन्ड को फेरी गॉडमदर को वापस दे देंगी और यहीं पर रहकर पढ़ाई करेगी और एक अच्छी लाइफ जिएगी। वो अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताती है और उनसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ हैं। अगर वो उसके साथ हैं तो अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तो उसके बाकी के तीनों फ्रेंड्स को भी यही लगता है कि उन्हें वहाँ रहकर अच्छा बनना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने पेरेंट्स की तरह ईविल बिहेव करें। और वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो अच्छे बनेंगे और अच्छा बिहेव करेंगे और यहाँ सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन तभी अचानक सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि मैलेफिसेंट वहाँ आ जाती है और वो सबसे कहती है, हेलो आई एम बैक, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैल को अपनी मॉम को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए क्योंकि अब हम यहाँ और कुछ बुरा नहीं करना चाहते। उसकी मॉम उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाती हैं और उससे कहती हैं, मैल ये सब बकवास बातें छोड़ो और मुझे ये मैजिक वॉन्ड वापस दे दो जल्दी। लेकिन मैल वो मैजिक वॉन्ड अपनी मॉम को देने की बजाय फेरी गॉडमदर की तरफ फेंक देती हैं। पर फेरी गॉडमदर जैसे ही अपनी वॉन्ड को पकड़ती हैं, मेलेफिसेंट सबके ऊपर मैजिक कर देती है और सबको स्टैच्यू कर देती है और उसके बाद वहाँ खड़े हुए सभी लोग स्टैच्यू हो जाते हैं। अब मैल, ईवी, कार्लोस और जे वो चारों स्टैच्यू नहीं होते क्योंकि वो तो ईविल होते हैं, इसलिए उन पे मेलेफिसेंट की मैजिक का असर नहीं होता। तो वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि मॉम हम वो लाइफ नहीं चाहते जो आपने जी है, जो आप लोगों ने जैसे अपनी लाइफ बिताई है वो हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ रहकर एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो उनकी मॉम ये सुनकर उसे बहुत डांटती हैं और उससे कहती हैं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि तुम सब ईविल के बच्चे हो और तुम्हें भी ईविल ही बनना पड़ेगा। तुम्हारी इन बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम अच्छे बनना चाहते हो। ये सब फालतू की बातें छोड़ो और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर मैल बहुत परेशान हो जाती है और फिर से एक बार उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ मॉम आप यहाँ से चले जाइए और वो मैजिक वॉन्ड वापस कर दीजिए। लेकिन अब मेलेफिसेंट को और गुस्सा आ जाता है और वो मैल के ऊपर मैजिक करने की कोशिश करती है। लेकिन मैल उसमें उसकी मॉम की भी पावर्स होती हैं और वो अपने मैजिक की हेल्प से उनसे वो मैजिक वॉन्ड छीन लेती है। और उधर जे मेलेफिसेंट को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे आता है तो मेलेफिसेंट को गुस्सा आता है और वो अपने मैजिक से ड्रैगन बन जाती है और जे को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती हैं। लेकिन तभी मैल बीच में आ जाती है और वो अपने मैजिक से अपनी मॉम को मैजिक से ड्रैगन से बदलकर एक छोटी सी लिजर्ड बना देती हैं। और तब फेरी गॉडमदर मैल को थैंक यू बोलती हैं कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया जिससे उन सब का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तब मैल वो मैजिक वॉन्ड फेरी गॉडमदर को वापस दे देती है और उनसे ये कहती है कि हम यहीं रहना चाहते हैं और हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं क्योंकि हम ईविल नहीं बनना चाहते। तो बच्चों आपने देखा कि इस कहानी में जो बुरा था यानी कि मेलेफिसेंट जिसके मन में बुरे विचार थे, जो बुरा करना चाहती थी, उसके साथ लास्ट में बुरा ही हुआ। और मैल, ईवी, कार्लोस, जे जो वैसे तो ईविल के बच्चे थे लेकिन वो क्योंकि अच्छे बनना चाहते थे तो उनके साथ एंड में अच्छा ही हुआ क्योंकि उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से उन्हें वहाँ रहने की परमिशन मिली और फिर वो वहीं रहकर पढ़ाई करने लगे। तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम
अच्छा सोचें और अच्छा करें तो हमें अच्छा ही फल मिलता है, और अगर हम बुरा सोचते हैं और बुरे काम करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। तो आज की हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगले स्टोरी सेशन में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।